हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक शख्सियत को देखते हैं। आप जैसे मेरे वॉलपेपर पे देख रहे होंगे, ये सिंधु ताई सपकाल हैं। इनके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। जब कभी आपको जीवन में ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, सारे रास्ते बंद हो गए और आपको आपका संघर्ष, आपकी हिम्मत जब टूटने लगे, बहुत ऐसी स्थिति कई बार ज़िंदगी में आती है जब हमें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए अब। फ्रेंड्स, ऐसे शख्स हैं इस दुनिया में, ऐसी शख्सियत है इस दुनिया में जिन्होंने बहुत भीषण संघर्ष किया। हम लोगों से कहीं अधिक ख़राब परिस्थिति में वो थे और उससे वो बाहर आए और काफ़ी कुछ बड़ा किया। और यही उनमें से एक पर्सनालिटी जिसके बारे में आज मैं बता रही हूँ आप लोग को, वो ये हैं। देखिए, सिंधु ताई सपकाल इनका नाम है, जिनको मदर टेरेसा ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हालांकि ये दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन आप जब इनकी कहानी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरा संघर्ष कितना छोटा है ऐसे लोगों के आगे। इन्होंने इतना भीषण संघर्ष किया। इनके घर से इनके पति निकाल दिया इनको, फिर इनके माँ बाप ने भी इनका साथ नहीं दिया। उसके बाद जैसे तैसे दिन का जो समय था वो कभी स्टेशन पे, कभी ट्रेनों में भीख मांगकर पेड़ की छांव में इन्होंने काटा। और शाम का जो वक्त होता था ना, रात का वक्त, वो शमशान घाट जाकर ये बिताती थी, क्योंकि आबरू भी तो बचानी थी अपनी बेचारी औरत जो ठहरी है ना। तो अपनी रातें ये शमशान घाट में जाकर बिताती थी, जहाँ ताकि रात के अंधेरे में कोई वहाँ नहीं आएगा तो इन आसानी होगी। रात में कहीं और इनका सहारा भी नहीं था, कोई इनका घर बार तो था नहीं, ये खुद भी एक अनाथ महिला थी। इस तरह का संघर्ष करते हुए फ्रेंड्स, इन्होंने और कई अनाथ बच्चों को माँ का साया दिया। जैसे कितने जो भिखारी थे, कितने बच्चे जो सड़क पर पड़े हुए थे, उनके बच्चों को, सबको इन्होंने अपने साथ रखा। जहाँ से जैसे भी व्यवस्था हो सकी सरकारी मदद लिया, लोगों से मिला और सबको तालीम दिलवाई। और इस तरह पद्मश्री से इनको नवाजा भी गया और इस तरह ये बन गई माई। इनको महाराष्ट्र में आज भी इनको माई करके पुकारा जाता है और मदर टेरेसा ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। इनका नाम सिंधु ताई सपकाल है और ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी आई थी, अगर आपको याद हो तो। ऐसे लोग हमारे हौसले को बुलंद करते हैं। जब हम अपने संघर्षों से हारने लगते हैं तो यही कुछ ऐसे चेहरे हैं दुनिया में जिन्हें देखकर लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है जीवन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पॉलिटी का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, और आज हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे प्रियम्बल। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम लोग अपने सैलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पे लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। फ्रेंड्स, ठीक है। प्रियम्बल जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है और ये यही मॉडिफाइड वर्सन है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। ठीक है, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडिफाइड वर्सन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको पंडित नेहरू ने पास किया था। आप जिसको जरूर याद रखेंगे। इस प्रियम्बल को पढ़ने के पहले हम लोग ओरिजिनल प्रियम्बल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, हम लोग एक बार उसकी झलक देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ प्रियम्बल को। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा यहाँ से प्रियम्बल है। मैं एक बार पढ़ती हूँ। इसके हर एक वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और यही पूरा इसी के ऊपर हमारा संविधान बेस्ड है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice. किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all
fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारा प्रियम्बल है फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये प्रियम्बल है. इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. चलिए अब इससे आगे की हम लोग बात करते हैं. इसके हर एक वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हम लोग अब उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है. तो जैसा कि हमने देखा फ्रेंड्स कि हमारा जो प्रियम्बल है, अभी तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रियम्बल के बारे में वो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है. इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स वो ये है फ्रेंड्स कि अभी तक प्रियम्बल को सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है. इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, और वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है फ्रेंड्स. थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA मैं इसको लिख रही हूँ इन द ईयर 1976. राइट फ्रेंड्स. और इस अमेंडमेंट करने के बाद 3 नए शब्द हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए जो पहले नहीं थे. इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा. ये 68 BPSC का क्वेश्चन भी था फ्रेंड्स. 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड. और आप बता सकते हैं कौन कौन से नए शब्द इसमें ऐड किए गए थे. 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल, और वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ये 3 वर्ड्स थे फ्रेंड्स जो ऐड किए गए थे, ठीक है. प्रियम्बल को सिर्फ अभी तक एक बार ही अमेंड किया गया है और उस अमेंडमेंट में ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे. इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक चीज़ और है कि ये नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सिएबल है. मतलब इसको एनफोर्स करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. इट इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सिएबल. चलिए अब हम कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है. हम प्रियम्बल के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम जब प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है प्रियम्बल से? यही पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सोर्स ऑफ अथॉरिटी आपने देखा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से है? पीपल ऑफ इंडिया से. ऑलराइट. दूसरी चीज़, इसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट तो ये होगा सोवरेन. आप हर एक वर्ड को ध्यान में रखें. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इन सिद्धांतों पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट फ्रेंड्स. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, ठीक है. थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है. तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑलराइट फ्रेंड्स, फ्रैटर्निटी, भाईचारा, ये ऑब्जेक्टिव्स है. और इसके बाद हम और एक चीज़ देखते हैं अपने प्रियम्बल में, और किसकी बात की गई है, और उसके बाद बात की गई है डेट ऑफ एडॉप्शन की फ्रेंड्स, जो आपने लास्ट में सुना, टू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स. तो डेट ऑफ एडॉप्शन की बात की गई है, और वो डेट ऑफ एडॉप्शन है 26 नवंबर 1949. राइट फ्रेंड्स. तो ये सारे ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के. सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ एडॉप्शन. चलिए अब जो कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल में हम लोग थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं. कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल. आपने देखा होगा कि कीवर्ड्स इसमें जो हाईलाइटेड हैं वो क्या लिखे हुए हैं? सोवरेन. इसका मतलब है इंडिया, भारत, जो कि ना कि किसी का डोमिनियन है नॉर ही डिपेंडेंट है किसी दूसरे कंट्री पे. इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है.
सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपने फैसले भारत खुद ले सकता है और ये किसी के अधीन नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सोवरेन। उसके बाद आपने पढ़ा सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि हमारा जो संविधान है वो गांधीयन प्लस मार्क्सिज्म की तरफ बेंड, थोड़ी सी झुकाव हम लोग देखते हैं। गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म फिलॉसफी की तरफ झुकाव देखने को मिलते हैं। हालांकि मेजर वेटेज जो है वो टुवर्ड्स गांधीयन फिलॉसफी है। ठीक है फ्रेंड्स, गांधीयन फिलॉसफी के तहत हम ये देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें हमने विलेज इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के लिए जो गांधीज्म प्रिंसिपल्स है, इक्वलिटी की बात करते हुए, छुआछूत को ख़त्म करते हुए, इन सारी चीज़ों पे अधिक फोकस किया गया। तो एक जो फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गांधीवाद विचारधारा के तरफ अधिक झुकाव रखता है और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं किस तरह का सोशलिज्म और किस तरह की डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम कहाँ से इंश्योर करते हैं। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम इंश्योर करते हैं थ्रू फंडामेंटल राइट्स। राइट फ्रेंड्स, थ्रू फंडामेंटल राइट्स। और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम इंश्योर करते हैं थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आप ज़रूर याद रखें ये पॉइंट्स। चलिए, ये इंश्योर होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है फ्रेंड, आर्टिकल 36 to 51। चलिए, तो ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की भी बात हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम बात डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का हमने बात कर लिया। हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया है, जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल से तात्पर्य है कि हमने पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है हमारे यहाँ, जहाँ एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस है या कोलैबोरेशन आप बोल सकते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बात किया था सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो कैसी रिपब्लिक है? सेक्युलर। सेक्युलर से तात्पर्य कि इंडिया हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। जैसे हम बाकी देशों को देखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उस तरह भारत का ऐसा अपने साथ कोई रिलीजन एसोसिएटेड नहीं है। इंडिया हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड सेकेंडली एवरी रिलीजन, every person is free to propagate or believe, every person, इसको मैं काटती हूँ, is free to have any religious idea। ओके फ्रेंड्स, किसी भी आदमी को ये आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म से, किसी भी धार्मिक बिलीफ से वो जुड़े, इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसके धार्मिक जुड़ाव से। तो एवरी पर्सन इज़ फ्री टू हैव any religious beliefs of his own। ठीक है, भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है और यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है और सारे लोग फ्री हैं अब किसी भी धार्मिक मान्यता से जुड़ने के लिए। और ये हम राइट टू रिलीजन में भी देखते हैं, आर्टिकल 25 to 28 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स में हमें इंश्योर किया गया है, राइट टू रिलीजन, ये भी यही कहता है आप किसी भी धर्म को मानने के लिए फ्री हैं। ठीक है, चलिए, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का हमने जिक्र किया अभी। भारत में डेमोक्रेसी कैसी है?
इस भारत में हमने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तवज्जो दिया है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके पीछे कारण है उस समय के जो देश के हालात थे, उस वजह से भी यह फैसला लिया गया कि जो डेमोक्रेसी होगी उसके अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो मनमानी नहीं करें, ठीक है, उनकी जवाबदेही रहे लेजिस्लेचर के प्रति। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया, जिसके तहत एग्जीक्यूटिव्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, ठीक है। अनलाइक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, मगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा हमने क्यों पार्लियामेंट्री मॉडल को अपनाया। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अब डेमोक्रेटिक के बाद हम क्या बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं। चलिए, भारत एक रिपब्लिक है और रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जहाँ हेड ऑफ़ द स्टेट गेट्स इलेक्टेड। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रही होगी मेरी राइटिंग। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँ। हेड ऑफ़ द स्टेट गेट्स इलेक्टेड, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट हैं प्रेसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक। प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है और अब हमें बताएंगे कि उनकी जो इलेक्टिंग बॉडी है उसमें कौन से एमपीज़ एमएलएज होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं रिपब्लिक के बाद हमने देखा कि हम और अदर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हम जस्टिस, हमारा संविधान जस्टिस इंश्योर करता है सभी को, ठीक है, अच्छी बात है। लिबर्टी इंश्योर करता है सबको, जिसका मतलब ये नहीं है कि जिसके जो मन में आएगा वो करेगा। इसमें कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स के भी थ्रू हम देखें कि अगर कुछ राइट्स दिया गया है तो कुछ लिमिटेशंस दिया गया है। तो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वालिटी में हम बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की, यानी पॉलिटिकल फॉर्म्स पे, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लिवलीहुड का, इकोनॉमिक इक्वालिटी। चलिए, ये सब हमारे बेसिक फीचर्स हैं प्रियम्बल के, ठीक है। अब हम लोग इसके बात करते हैं, कुछ पॉपुलर केसेस भी रहे प्रियम्बल से रिलेटेड, अब उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो पॉपुलर केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं 1960 में, आपको याद होगा और आप यहाँ से आप देख भी सकते हैं। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, बेरूबारी यूनियन केस, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये वर्डिक्ट आया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट has given the verdict that preamble is not a part of the constitution. All right friends, is not a part of the constitution. ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था बेरूबारी यूनियन केस में। लेकिन इसके ठीक 13 साल बाद फ्रेंड्स, यानी 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है। आप ज़रूर इस ईयर को भी याद रखें, ये पीटी में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ये 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन था ईयर से भी रिलेटेड, ठीक है। तो एक केशवानंद भारती का केस भी आता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में भी केशवानंद भारती का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस केस का, केशवानंद भारती केस, ठीक है फ्रेंड्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट जो उसने 1960 में बेरूबारी यूनियन केस के समय में दिया था, वो इसको अब रिवर्स किया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक।
अमेंड करने के पीछे लेकिन ये सावधानी देखनी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में इसने ये जोड़ा कि इट कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर should not be violated. It can be amended, but the basic structure of the constitution. Alright friends, बेसिक स्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा जजमेंट केशवानंद भारती केस को माना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। बेसिक स्ट्रक्चर का ऐसा कोई डेफिनेशन या जिक्र नहीं है हमारे संविधान के अंदर, लेकिन डिफरेंट वर्डिक्ट से डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले टाइम टू टाइम, उसमें ऐसा एज्यूम किया गया कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है। उस पर मैं अब एक क्लास लूँगी फ्रेंड्स। तो इट कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 1973 में आया, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और केस हुआ था LIC ऑफ इंडिया का 1995 में। ठीक है, उसमें अपने केशवानंद भारती केस के ही वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कायम रखा था। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था, LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस 1995 में हुआ था और जो वर्डिक्ट उसने 1973 में कोर्ट ने दिया था केशवानंद भारती के समय में, उस वर्डिक्ट को ही यहाँ पे कायम रखा था। इसमें भी यही कहा गया था कि प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Alright friends, is an integral part of the constitution. ठीक, अब इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की। ये तो हमने प्रीएम्बल को पढ़ा और उससे रिलेटेड डिफरेंट केसेस को पढ़ा। अब इसके बाद जो हमारा संविधान स्टार्ट होता है आर्टिकल 1 से, तो चलिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की थोड़ी बात कर लें। आप सब्जेक्ट्स को जितने इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपको वो चीज़ें इतनी ही याद रहेंगी और उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अंदर में। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत खूबसूरत है और उसकी गहराइयों को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी चीज़ें हैं जानने को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। चलिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे। अगर आर्टिकल 1 हम देखें, आर्टिकल 1 जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है संविधान का, जिसमें कहा गया इंडिया दैट इज़ भारत। ओके, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आप ये सोचें कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा गया, वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, चलिए अब इस पर हम बात कर सकते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि भारत जो है वो अपने राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब कल किसी राज्य को मन हुआ कि हम भारत से बाहर निकल के अपना एक इंडिपेंडेंस अपना घोषित कर लें, तो ये संभव नहीं है। ऑल द स्टेट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पहली बात यूनियन ऑफ स्टेट्स का जिक्र इसलिए हुआ है कि इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। हमारा जो इंडियन यूनियन है, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये राज्यों के आपसी सहमति का रिजल्ट नहीं है यूनियन का फॉर्मेशन। ठीक, और इसीलिए इसको बोलते हैं, हमारा जो इंडियन यूनियन है इट इज़ एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। ठीक है, यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। इट इज़ एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप US की बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल, वहाँ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, लेकिन भारत में है यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसको ज़रूर ध्यान रखें, स्टेट्स को
डिस्ट्रक्टिबल ज़रूर कहा गया है बट नॉट द यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको आप ज़रूर याद रखें। और कोई भी राज्य इंडियन यूनियन से बाहर निकल के अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित नहीं कर सकता है। चलिए, तो इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स को तवज्जो दिया गया ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, क्या इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दिया जा सकता है? क्या कोई भी इंडियन टेरिटरी है उसको फॉरेन स्टेट को दिया जा सकता है? और अगर दिया जा सकता है तो क्या उसकी प्रक्रिया होगी? तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दिया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, बट उसकी कुछ तरीके हैं। इट कैन बी सीडेड, किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इंडियन टेरिटरी अगर देना पड़े तो दिया जा सकता है, बट उसके कुछ तरीके हैं हमारे संविधान के अंदर। इट कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट, लेकिन किसी फॉरेन स्टेट को देने के पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ये एक फॉरेन टेरिटरी, इंडियन की टेरिटरी कब किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री को दी गई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के तहत ऐसा किया जा सकता है। आप इस आर्टिकल को ज़रूर याद रखें फ्रेंड्स, ठीक है। अंडर आर्टिकल 368 इसको अगर हम अमेंड करके इंडियन की टेरिटरी, फॉरेन लैंड को दिया जा सकता है अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करना है तो। और ये हम लोगों ने देखा था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था फ्रेंड्स। आपको याद होगा 2015 की ये घटना है, जब कुछ इंडियन एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए थे और कुछ बांग्लादेशी एनक्लेव्स इंडिया को दिए गए थे। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको लेकर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है, 2015 में। और ये 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, जब कुछ एनक्लेव्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच शेयर हुए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था भारत बांग्लादेश का, तो ये आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करके ही हुआ था। ऑलराइट फ्रेंड्स, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इससे आप क्या समझते हैं? टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अनडाउटेडली, ठीक है, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसके हिस्सा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंडली, वो भी ऐसे ज़मीन जो भारत सरकार एक्वायर करे फ्यूचर में, ठीक है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नियर फ्यूचर, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, इन नियर फ्यूचर ये टेरिटरी ऑफ इंडिया से हम समझते हैं। अब देखिए, वेरियस कमीशंस ऑर्गेनाइज हुए थे जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स चल रहा था, और काफ़ी डिमांड उठ रही थी कि भाषाई आधार पर स्टेट्स का पुनर्गठन हो। इसके आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है। तो वेरियस कमीशंस इसके लिए ऑर्गेनाइज किए गए, गठित किए गए, ठीक है, किसके लिए? फॉर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंस के ठीक बाद की स्थिति कितनी कठिन रही होगी हमारे लीडर्स के सामने, इसकी कल्पना की जा सकती है। अलग अलग भाषा, अलग पहनावा, अलग खान पान के लोग, और उनके बीच ये सारा कुछ करना था। तो वेरियस कमीशंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई कमिटीज़ का गठन किया गया फ्रेंड्स। और आपको याद होगा बहुत पॉपुलर कमेटी थी धार कमीशन, ठीक है, 1948 में इसको गठित किया गया था, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सलाह दे सके कि किस आधार पर आखिर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। धार कमीशन ने जो भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन की बात उठ रही थी अलग अलग जगहों से, उसको धार कमीशन ने रिजेक्ट किया था, ठीक है। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को अधिक तवज्जो दिया था फ्रेंड्स। आप इसको इस तरह याद रखेंगे, कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1948, कंस्टिट्यूटेड
in 1948. All right friends, but it rejected the concept of language as the basis. ठीक है, भाषा एक आधार फॉर रीऑर्गेनाइजेशन को इसने रिजेक्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसने इसके जगह पे अधिक तवज्जो दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट जारी थे। भाषाई आधार पे डिमांड्स लोगों के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसके बाद फिर एक कमेटी गठित होती है धार कमीशन के बाद, JVP कमेटी। फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा JVP। आप इसके लेटर से इसके मेंबर्स का नाम याद रख सकते हैं, J फॉर जवाहरलाल नेहरू। और ये कमेटी भी गठित हुई थी इन द ईयर 1948 में ही। ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट 1949 में सबमिट किया था। हालांकि J फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू। V फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पिताभी सितार मैया। पिताभी सितार मैया से आपको एक और हिस्टोरिकल चीज़ याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। पिताभी सितार मैया वही थे जिसको हरा के त्रिपुरी में जब INC के सेशन हुई थी 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं को हराया था। और उसी पर गांधी जी ने कहा था कि पिताभी सितार मैया की हार मेरी हार है। ये गांधीयन कैंडिडेट होते हुए भी, गांधी जी का समर्थन होते हुए भी ये सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। और इसी को त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से ये हिस्ट्री में भी फेमस है ये घटना। आपको जब आप चीज़ों को पढ़ें फ्रेंड्स तो इस तरह से कोरिलेट करिए, तब आपको अधिक चीज़ें समझ में आएंगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। आप एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को कोरिलेट करेंगे तो आप लिख पाएंगे एक बेहतर आंसर। ठीक है, जब भी आप ऐसे नामों को सुनिए, आप ऐसे ईयर को कोई ऐसा ईयर आ जाए जिससे हिस्टोरिकल लिंकेजेस उसके हों, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ जाए, कोई ऐसी घटना आ जाए, कोई ऐसी कमेटी का गठन हो, तो आप तुरंत चीज़ों को कोरिलेट करिए फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए JVP कमेटी की बात करते हैं। 1948 में इसने अपना रिपोर्ट 1949 में सबमिट किया। इसने भी लैंग्वेज एज द बेसिस को रिजेक्ट, इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया फॉर्मली। ठीक है, इसकी सहमति इस नहीं थी कि भाषाई आधार पे ऑर्गेनाइजेशन हो स्टेट्स का, इसने भी रिजेक्ट किया। लेकिन फिर भी भारी प्रोटेस्ट चल रहा था और हम देखते हैं अक्टूबर 1953 में पहला स्टेट जो भाषाई आधार पर हमारे देश में बनता है वो बनता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसको तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को मद्रास के एरिया से अलग करके आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, जब आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया तो बाकी राज्य फिर कैसे चुप बैठते, बाकी राज्यों से भी डिमांड्स उठने लगी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। और अब ये थमने का नाम नहीं ले रही थी। पॉलिटिकल लीडर्स के सर में दर्द हो चुका था क्योंकि एक राज्य को उन्होंने मान्यता दे दी थी। और आपको इसमें बताना है कि किसकी इसमें जान गई थी। भूख हड़ताल पे चले गए थे आंध्र प्रदेश के एक क्रांतिकारी थे और जिनके भूख हड़ताल के बाद फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा दिया गया आंध्र प्रदेश को। आपको उसका नाम बताना है, आप रिकॉल करिए कि किन की जान गई थी। ठीक है, इस प्रोटेस्ट में। चलिए, तो हमने देखा कि JVP कमेटी गठित हुई, लेकिन इसे ये बात बनती दिख नहीं रही थी। लोग अड़े हुए थे कि भाषाई आधार पे स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो फाइनली फजल अली कमीशन गठित होती है फ्रेंड्स, फजल अली कमीशन। ठीक है, ठीक, इसने एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि अब तो कोई चारा था भी नहीं, एक स्टेट को जब मान्यता मिल ही गई तो इट ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मेरी राइटिंग बहुत बुरी नहीं है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और उसके बाद हम देखते हैं इस ईयर की अगर हम बात करें तो वो दोनों कमिटीज़ 1948 में और इसको कंस्टिट्यूट किया गया था फ्रेंड्स 1953 में। ठीक है, और इसके मेंबर्स थे
फजल अली जो कि चेयरमैन थे ऑफ कोर्स इस कमेटी के, फजल अली, ठीक है। फिर के एम पनिकार थे, के एम पनिकार, और एच एन कुंजरू थे, कुंजरू, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके मेंबर्स थे फजल अली कमीशन के। इसने अपना रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट किया था और इसके रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित की जाती है, ठीक है, 1956, एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है और इसके तहत 14 स्टेट्स 1956 में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑन नवंबर 1 1956। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक की लेक्चर आपको समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है। मेरी कोशिश है फ्रेंड्स कि मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँ। पढ़ाई आपके लिए एक ऐसी जर्नी हो जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे वो सब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए किरदार की हम लोग बात करेंगे। आप, मुझे उम्मीद है, सिंधुताई सपकाल को आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, उनके जीवन को और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सबको गुड बाय एवरीवन, कीप लर्निंग। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। चलिए।